नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल टेक सॉल्यूशन में। और आज हमारे साथ हैं खुशबू जी। थैंक यू सर। आज हम लोग एक इंटरव्यू का नया सेशन लेके आए हैं। पिछला इंटरव्यू एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, आकाश, जो लंबे समय तक मेरे साथ में थे। जर्नी उनकी पूरी शेयर हुई। और आज थोड़ा अलग होगा। देखिए, सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने तरीके थे वहां तक पहुंचने की। तो ये भी आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि किसी एक ट्रैक को ही फॉलो किया जाए। कुछ अलग चीजें मिलेंगी, कुछ आपके सवाल जो पुराने रह गए थे उनको लेकर के भी हम लोग चलेंगे और समझेंगे उन चीजों, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले बात, मैं खुशबू के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारा इनका बहुत ज्यादा दिनों का मतलब एजुकेशनल टच नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लंबे समय तक मेरे से क्लास की हों या बहुत दिनों तक है। कुछ 3 महीने, 2 महीने, हाँ, दो ये तीन यही महीने के वाला था। अराउंड है बस। हाँ, यही था ना। तो इतने ही दिनों का बस हम लोग का जर्नी था। उसके बाद कैसे क्या हुआ, सारी बातें हम लोग धीरे धीरे वन बाई वन करेंगे। आपके सवालों के साथ में करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वेलकम करते हैं और खुशबू के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। बताइए खुशबू अपने बारे सर, जैसा कि आपने मेरा नाम तो बता ही दिया है। में। हाँ। मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। और गोरखपुर में ही आप डिप्लोमा हाँ, करके और डिप्लोमा में सब मेरी पूरी एजुकेशन चाइल्डहुड से लेके कॉलेज तक मेरा गोरखपुर में ही हुआ है। और फिर सर मैंने कॉलेज के बाद कोचिंग भी गोरखपुर में ही किया है। मतलब कोचिंग भी इनका गोरखपुर में ही रहा, चूंकि नजदीक था और अवेलेबिलिटी की वजह से आपने ज्वाइन किया। तो ये छोटा सा इनके बारे में कि इनका डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर ही है, ये कहीं दूर से नहीं है। और हम लोग की क्लासेस ऑफलाइन वाली उस समय तक यही रन करती थी, ठीक है ना। तो डिप्लोमा आपका 2019 में है, जहाँ तक मुझे याद है। 2019 के पास 2019 में, तो काफी कोविड के जस्ट पहले पास होना, और उसके बाद विद इन 2 इयर्स एसएससी क्रैक करके जॉब लेने वाले भी लोग हैं। कई बार समय लग जाता है, किसी किसी को अलग अलग मिस्टेक्स होती हैं। तो क्या मिस्टेक के बारे में बात करना इनसे ठीक है? नहीं ठीक है, क्योंकि मिस्टेक हुई नहीं होगी, तभी तो एसएससी के थ्रू जॉब मिल गई। हो सकती थी, उन पर बात करेंगे कि इनसे मिस्टेक हो सकती थी, उन पर करेंगे, बट इन्होंने किया नहीं। मुझे ये पसंद आया। पिछले इंटरव्यू में मैंने आपसे बताया था ना कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, सभी हैं ब्रिलियंट, लेकिन आप नौकरी में जब आते हैं, जॉब लेते हैं, तो क्या अलग हो जाती है चीजें, जो किसी ब्रिलियंट को पीछे या फिर किसी डम को आगे या एवरेज को आगे, मतलब ये सब मैटर नहीं करता है। डिपेंड ये करता है कि आप उस दौरान क्या कर रहे हैं, ठीक है। और वो कैसे होता है, क्या होता है, उन सारी चीजों पे बात करेंगे हम लोग वन बाय वन, ठीक है ना। तो एक चीज मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन का बता दिया, आपसे ये बता दिया कि इनका एसएससी में सीडब्ल्यूसी में चयन हुआ है, मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन में। डिपार्टमेंट का कोई रैंकिंग करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि सबके अपनी चॉइसेस भी हो सकती हैं। यूपीएससी तक की मैं बात करूं, सब लोग चाहते हैं कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद आईएएस ही बने, लेकिन यूपीएससी में बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह जेई में भी अगर एसएससी क्वालिफाई करते हैं तो एक होता है कि चलिए सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए, यही ना। तो अगर सीपीडब्ल्यूडी को अगर हम रैंक करें, जो कि करनी ठीक बात नहीं है, लेकिन अगर करें तो सीडब्ल्यूसी को हम सेकंड नंबर पर रख सकते हैं, कि सीडब्ल्यूडी स्पेशली फॉर फीमेल्स तो सीडब्ल्यूसी बहुत बेटर है। हाँ, फीमेल्स के लिए सीडब्ल्यूसी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑफिशियल वर्क मिल जाता है एकदम। तो अच्छा है। अगर सीडब्ल्यूसी को आप रैंक फर्स्ट जैसा कुछ माइंडसेट बनाए हुए हैं तो सीडब्ल्यूसी को आप सेकंड कर सकते हैं। तो एक ठीक ठाक पोस्ट पर हैं ये, और ऑफिशियल जॉब है इनकी। पोस्टिंग इस समय पटना में है, बिहार में इनकी पोस्टिंग है, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में जानकारी थी, और जो डिपार्टमेंट में कहाँ है, कैसी है। अब प्री मेंस के मार्क्स पिछले इंटरव्यू में हम लोगों ने नहीं बात किया था, और इनकी रैंक क्या थी। इनकी रैंक आप लोग के यदि पास लिस्ट हो तो आप चेक कर सकते हैं, 678 है इनकी रैंक, जो 678 सीरियल से आप याद कर सकते हैं, देख लीजिएगा, खुशबू नाम है। और इनके प्री में मार्क्स जो जहां तक है कि 127 के अराउंड में प्री में मार्क्स में थे, और 130 के आसपास मेंस में मार्क्स थे, ठीक है ना। तो इन कैटेगरी एससी में आती है, तो कैटेगरी की वजह से, या फिर जो भी, मतलब कैटेगरी की बात नहीं है, 2020 का है, तो पेपर भी अच्छा खासा टफ था। तो हाँ, मतलब पेपर के लेवल से भी ये डिपेंड करता है कि आप क्या मार्क्स ले आते हैं और कहाँ से, क्योंकि इसके ठीक पहले वाला पेपर काफी इजी बन गया, इजी था उसमें सर। मेरे 160 थे, 160 मार्क्स उसमें आए थे आपके। तो मतलब मार्क्स यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि देखिए, आप लोग कहते हैं सर कितने नंबर लाने पे हो जाएगा। अब इस सवाल का आप जवाब समझ लीजिए, 160 वाले पे नहीं हुआ, और 130 वाले पे आप फाइनली सिलेक्टेड। तो आप इसका जवाब भी समझ लीजिए कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है कि पेपर का पैटर्न उस बार क्या रहा और कैसी परफॉर्मेंस लोगों ने दी। वैकेंसी सर कितनी है, वैकेंसी कितनी है ये भी मैटर करता है। आप पिछली बार वैकेंसी
ज्यादा थी और इस बार कम वैकेंसी में 130 पे हो जाना, मतलब पेपर का लेवल बढ़ा हुआ, वैकेंसी पहली बार ज्यादा थी, मार्क्स भी ज्यादा थे, तो इसका मतलब तो होना चाहिए था उसमें, लेकिन उसमें नहीं हुआ, इसका मतलब पेपर इजी बन गया था, ये कह सकते हैं हम लोग, काफी इजी पेपर बन गया था 19 वाले। टीसीएस का पहला मेंस कराया था, टीसीएस ने पहला मेंस कराया था, तब ऐसा हुआ था कि सारा थ्योरी और डिप्लोमा लेवल के जो जनरल क्वेश्चन है वो करा दिए गए थे। तो हम लोग जल्दी जल्दी भी बातें कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं आराम से आप सुने, हर बात को समझें, कि एक एक फैक्ट पर यदि आप विचार करेंगे तो आप ठीक से चीजों को समझ पाएंगे। तो ये सब बातें करने का रीजन यही है कि आपके लगभग सवालों के जवाब मिले हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे कि पेपर में ये मत पूछा करिए कि सर कितने नंबर पे होगा, क्योंकि मैं आपको आंकड़ा बता दूं कि 110 नंबर 120 नंबर पे प्री में सिलेक्शन हो जाता था, और अगर मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ा, आज 150 पे होना चाहिए था, अभी भी उतने पे ही हो रहा है। रीजन है कि पेपर का लेवल लगातार क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्री का बढ़ता जा रहा है पेपर, और टू द पॉइंट हो रहा है। ये अच्छा है कि पहले थोड़े क्वेश्चन इधर उधर से आते थे, अभी क्या है कि क्वेश्चन काफी सिलेबस ओरिएंटेड पूछे जा रहे हैं, एसएससी में कंसेप्चुअल पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से मेरिट बढ़ी नहीं तो अब तक जैसे पहले चलता था वैसे रफ्तार से बढ़ा होता, तो अब तक 140 150 के अराउंड हो चुका होता अब तक का जो सफर है। समझ गए आप लोग मेरी बात में क्या पहले वाले जैसे हो रहा था वैसे फैक्ट्स और डाटा बेस्ड क्वेश्चंस आते सर, तो वो पहुंच जाता 140 तक पहुंच जाता कट ऑफ। लेकिन अभी भी वही है, इसका मतलब क्वेश्चन के पैटर्न में लगातार चेंजिंग हो रही है, हार्ड होते जा रहे हैं प्री के क्वेश्चन में, ये बताना चाह रहा हूँ। मेंस में बीच में ड्रॉप हुआ, लेकिन फिर से बीच में केवल 2019 में ऐसा हुआ कि पेपर इजी बन गया, लोग 300 पूरे अटेम्प्ट करके आए, ऐसा हुआ कि लोग 300 250 प्लस सब लोग अटेम्प्ट करके आ गए। ऐसी स्थिति हो जाती है कि एसएससी में 200 नंबर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं आप, मार्क्स तो बात छोड़ दीजिए, आप 200 नंबर अटेम्प्ट करने में टाइम मैनेजमेंट का कितना बड़ा प्रेशर होता है, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं कि 200 220 तक आप अटेम्प्ट कर जाएं तो बहुत बड़ी बात है, फिर कट पिट के आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो कुछ क्वेश्चंस और रखते हैं इनके सामने 1 बाय 1 जो है, ठीक है ना। तो अब इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी लाएंगे। रैंक मैंने आपको बता दिया और जॉब मैंने आपकी बता दी सीडब्ल्यूसी की। अब प्री मेंस में इनका क्या अप्रोच रहा, जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा जस्ट क्लियर किया था, मेरे से भी मुलाकात हुई थी। प्रॉब्लम ये हुई थी कि उस समय मैं कुछ दिनों के लिए ऑफलाइन बैच छोड़ दिया था पढ़ाना, प्रॉब्लम कहीं चले गए थे ना, मतलब बेसिकली मैं उसमें होम टाउन पे चला गया था अपने किसी वजह से, तो ऑफलाइन बैच उसी समय 5-6 सालों के बाद मैंने कुछ दिनों के लिए ड्रॉप किया और उसी समय आप लोग का एडमिशन हुआ। तो मन में तो बहुत सारी लगता था कि सर हम इधर सबसे बेकार बैच वाले बच्चे हैं, हमारा सब बर्बाद हो रहा है। होता है बट हाँ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी मुलाकात हुई, क्लास एक बार बीच में भी हुई थी शायद ऐसे। तो कुल मिला जुला के मेरा बहुत लंबा ऑफलाइन का इंटरेक्शन नहीं रहा इनके साथ, 3 महीने या 2-3 सब्जेक्ट ऐसे कुछ हम लोग पढ़ पाए थे साथ में। उसके बाद इन्होंने उसके बाद, अच्छा ये प्री की बात है, डिप्लोमा में इनका पूरा इंग्लिश में है, तो मैं ये सवाल तो नहीं करूंगा कि इंग्लिश हिंदी वाला, क्योंकि पिछली इंटरव्यू में मैंने ये सवाल किया था कि भाई इंग्लिश में दे कि हिंदी में दे। अब ये इंग्लिश की कैंडिडेट रही है, तो ये इशू तो आपको फेस नहीं करना पड़ा होगा, नहीं करना पड़ा, इंग्लिश में शुरू से प्री भी और मेंस में। लेकिन यदि कोई हिंदी में देता तो क्या होता, अगर मतलब उसके सामने क्या दिक्कत आती? सर अगर कोई हिंदी में देता तो प्री अगर उसका अच्छे से क्वालिफाई हो गया तब तो मेंस में चल जाए, बट क्योंकि सर पूरा इशू सिर्फ प्री को लेकर ही है, उसमें लैंग्वेज को लेके इशू हो जाता है, बस ये लैंग्वेज को लेकर मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी ही डिफॉल्ट में ले लिया, फिर बार-बार हिंदी, क्योंकि हिंदी तो पूरी समझ में आनी नहीं है टेक्निकल, तो सर वो बार-बार लैंग्वेज चेंज करेगा, फिर हिंदी इंग्लिश हिंदी, उसमें काफी टाइम लॉस हो जाता है। ऐसे मेरे साथ कई सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जिनका इसी वजह से काफी डिले हो जाता है, तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता। अब पिछला जो स्टूडेंट था जिनका इंटरव्यू हमने लिया था, जो अभी बीआरओ में है, तो दिखा होगा आपने टाइम लगा था, इनका इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग होने का एक और है, एक प्रॉब्लम नहीं है सामने जहां पे आपको बार बार जो आपको ट्रिगर करती है कि नहीं क्या करें, हिंदी में दें कि इंग्लिश में दें, ये प्रॉब्लम से बच गए। तो एक तो है कि समझनी है चीजें और भाषा क्लियर है, तो फिर ट्रैक क्लियर है, तो फिर चलना भी थोड़ा सा बेस्ट यही है कि आप डिप्लोमा से ही इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दो। वही है, तो ये अभी आपको पता होगा शायद, आप लोगों के आने के बाद मेरा चैनल बना है, मैं डिप्लोमा की क्लासेस भी लेता हूँ, तो बच्चा बड़ा दिक्कत देता है कि सर हिंदी में पढ़ाइए, तो मैं थोड़ा इंग्लिश लेके चलता हूँ, तो कहाँ तक ये बेनिफिशियल रहेगा या बेकार? बहुत बेनिफिशियल है आगे, क्योंकि 3 साल आप डिप्लोमा में इंग्लिश में अगर पढ़ते रहोगे, फिर 1-2 साल जब भी आप प्रिपरेशन करोगे उसमें भी इंग्लिश पढ़ोगे, तो इंग्लिश पे अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी। ये नहीं लगेगा कि हाँ हमारे लिए नया है, तो फिर आपकी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इंग्लिश ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश को अलग से पढ़ना है, केवल सुनते रहिए, एक टाइम पे क्लियर हो जाता है। टेक्निकल में सारी चीजें तो लगभग इंग्लिश में ही होती है, बस जो
थोड़ी बहुत बोलचाल की भाषा होती है, बस उसको थोड़ी सी और सीखनी पड़ेगी। बस वही, बाकी तो हर चीज तो इंग्लिश में ही टेक्निकल जानता है सब। तो मेरा यही कहने का दोस्त उद्देश्य है कि जब आप इस टाइप से चीजें देखते हैं कि इंग्लिश में सर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, कई सारे तो मुझे ऐसे भेजते हैं कि आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या करें। मैंने तो देखा होगा आपने। तो चूंकि इनका मेरे से ऑनलाइन में बहुत कनेक्शन इसलिए नहीं रहा क्योंकि इन लोग के बाद कोविड आया, तभी तो चैनल शुरू हुआ हम लोगों का, नहीं तो तब तक तो ऑफलाइन ही चलता था। डिप्लोमा वालों के लिए आया तो। लेकिन उस समय गोरखपुर के बच्चे जो डिप्लोमा करते थे उनको मैं इंग्लिश में ही पढ़ाता था, जो डिप्लोमा की क्लास लेते, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों। इंग्लिश क्या, मुझे खुद इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश मतलब ये कि जेन्युइन काम तक की इंग्लिश सीखनी है, आपको अंग्रेज नहीं बनना है। हम लोग खुद नहीं, हम लोग, मुझे भी नहीं आती है। मुझे टेक्निकल पढ़ने लिखने वाली इंग्लिश मुझे आती है, बोलचाल वाली बहुत अच्छी नहीं मेरी, उसमें मेरा टेंस गलती हो जाएगा, ग्रामर मिस्टेक होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इंग्लिश कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, बस कुछ दिनों तक आपको साथ में समय गुजारने की जरूरत है, तो फिर चीजें ठीक हो जाती है, महीने 2 महीने में ठीक हो जाती है चीजें, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी और कि प्री के लिए आपका अप्रोच, जैसे हमारा तो उस समय से खत्म हुआ काम, जैसे हम ज्यादा समय नहीं दे पाए, फिर बीच में 1-2 बार क्लासेस मैराथन टाइप से लंबी लिए थे, तो आपसे मुलाकात दोबारा भी हुई थी। लेकिन आपने क्या शुरू किया? अब ये यहाँ पे गलती ये हो सकती थी कि ये परेशान हो जाए, ऐसा हो सकता था कि ये मतलब ये कहें कि मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ, और कुछ दिक्कतें ऐसी थी जिससे वजह से मुझे हटना पड़ा था। तो आपने उस समय क्या ऐसा किया? बच्चे बड़ा तेज पूछते हैं ये कि सर क्या अप्रोच रखें, क्या कैसे करें, क्या रास्ता है। बहुत सारे लोग तमाम सीढ़ियां बनाते हैं, लेकिन सीढ़ी कितनी आसान है, कितनी सीधी है, उसको यदि मान लिया जाए ठीक से तो बस इतना ही काफी होता है। अब वो सीढ़ी क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं? सर बीच बीच में मिस हुआ ऐसे, कुछ सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे, फिर उनका मैं मतलब जो कंप्लीट हुए थे उनके साथ साथ मैं घर पे जाती थी, जो पढ़ती थी वो घर पे जाके उसी टॉपिक का, उसी चैप्टर का MCQ सॉल्व करती थी। वो करने के बाद वो सारे सब्जेक्ट्स तो मेरे कंप्लीट हो गए, फिर जो बाकी थे उनको मैंने ऑनलाइन मतलब कंटेंट कलेक्ट किया, फिर वहां से पढ़ना शुरू किया, फिर उसके भी MCQ प्रैक्टिस करने लगी मैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन आपने कोई पेड कोर्स नहीं लिया, फ्री कोर्स से हो गया? फ्री कोर्स है, हाँ, काफी चैनल्स हैं सर। ये है कि आपको कई जगह थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि फिल्टर करने के लिए भी दिमाग चाहिए। यस सर। तो फिल्टर करने भर का बेसिक क्लियर होना चाहिए कि मतलब जो मुझे पढ़ना है वो ये है कि नहीं। यूट्यूब पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है, पेड क्लासेस का बस इतना फायदा होता है कि वो चीजें सिस्टमेटिक मिल जाती हैं। हाँ, ये है। फ्री में सब अवेलेबल है, बट आप जान नहीं पाएंगे कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। उसके लिए थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका डिप्लोमा भी अच्छे से, मतलब डिप्लोमा ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे वन नाइट फाइट करके डिप्लोमा हो गया। तो उन बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, उन बच्चों को बहुत दिक्कत आती है जो, अच्छा आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो पेड कोर्स डिप्लोमा में नहीं लिए होंगे, पास हो रहे होंगे, यहाँ से दिक्कत होती है जब उनको पता नहीं रहता आगे क्या करना है। तो ये फायदा इनके साथ है क्या कि इन्होंने फिल्टर कर लिया। सबसे बड़ा काम जानते हैं, बहुत सारी चीजें जब हो तो पढ़ना क्या है से ज्यादा जरूरी छोड़ना क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, फिल्टर करने की शक्ति थी और इन्होंने चीजें ऑनलाइन क्लियर की। परेशानी हो सकती थी कि ये घबराती, सिलेबस आपने जितना हो सके ऑनलाइन क्लियर किया। जब भी आए थे कोचिंग ज्वाइन किए थे तो फिर सुन के ही लगता था अरे इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मतलब थोड़ा हेडेक होता था कि इतना सारा कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन जब ये एक बार शुरू किए तो सब मतलब धीरे धीरे हो गया। मतलब फिर इनका एक और प्लस पॉइंट समझिएगा, इन्होंने एक चीज से रिलेटेड है ना, तो इजी अगर आप 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कुछ अपने आप समझ में आने लगता है कि अगला वाले में क्या क्या प्रोबेबिलिटी समझ में आने लगती है। एक और चीजें मैं आपको नोटिस करा दूं, इन्होंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं पढ़ के जाती थी तो घर पे उसी का MCQ करती थी। पिछले इंटरव्यू में ये चीज मिसिंग थी। आकाश के इंटरव्यू में ये दिक्कत हुआ था कि उन्होंने क्या कहा था, मैं कंपेयर करते चल रहा हूं जर्नी का। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आकाश ने बोला कि वो MCQ लंबे समय तक नहीं किए, डीप नॉलेज लेते चले गए, डीप नॉलेज लेते चले गए। इनका प्लस पॉइंट 2 साल के अंदर नौकरी लेने का। नॉलेज एक बात, फिल्टर करके सिलेबस कंप्लीट करना एक बात, लेकिन उसी सब्जेक्ट का MCQ क्लियर कर लेना कितना % ये इंक्रीमेंट लाएगा तैयारी में। अगर हम परसेंटेज बांटे कि डीप नॉलेज है करें, और ये कितना ज्यादा बूस्ट कर सकता है किसी को तैयारी को। मुझे लगता है कि 50 to 60% तो यही है, 50 to 60 बहुत बड़ा रोल है सर। मतलब अगर आप क्वेश्चन फेस करना शुरू कर दिए हैं तो 50 to 60% रोल केवल इसी का हो जाता है। 40% क्योंकि नॉलेज लेना एक चीज और 50% रोल हो जाता है
एमसीक्यू ज्यादा का इम्पोर्टेंट ये होता है, नॉलेज भले आपको है ठीक है, लेकिन उस क्वेश्चन को समझना कि वो पूछ कैसे रहा पूछ क्या है और मतलब, हमें आंसर कैसे करना है उसको, मतलब ये सिंपल है मोस्ट कि इम्पोर्टेंट हाँ है। कि क्वेश्चन को समझना एक बड़ा बड़ा टास्क है। यस सर। पूछ रहा है, यदि हम कुछ और सोच लिए तो फिर गलत होना है। हाँ ये गलत हाँ तो ये प्रैक्टिस से होगा, तो ये बहुत बड़ा मैटर है। पिछली बार भी फोकस कराया था वो गलती के रूप में कि किसी की गलती थी, आज किसी का प्लस पॉइंट के रूप में ये चीज आई कि ये प्लस पॉइंट है। देखिए ये रीजन है, CWC लेना पहली बात, अच्छा डिपार्टमेंट। दूसरी, अच्छा डिपार्टमेंट जैसा कोई चीज नहीं, मतलब आपके अकॉर्डिंग जो आप पैरामीटर तय किए हैं। दूसरा चीज एमसीक्यू में प्रैक्टिस करना। तीसरा अगर मैं कहूँ तो ऑनलाइन अपने सिलेबस को धीरे धीरे कवर करना। कुछ सब्जेक्ट तो आज तक बचे होंगे। यस सर। कुछ सब्जेक्ट तो आज तक बचे होंगे, इससे एग्री है क्या? यस सर, बचा है मेरा फ्लूइड, बचा है अभी सर। मुझे फ्लूइड बहुत वीक है, सबसे वीक मेरा फ्लूइड ही है, और इवन वो अभी तक भी नहीं कंप्लीट हुआ। मैं पढ़ भी रही, डिपार्टमेंट भी फ्लूइड वाला मिल गया है। हाँ सर वही मिल गया। मैं पढ़ भी रही फ्लूइड, लेकिन मुझे उतना वो समझ नहीं आया, तो फिर मैंने उसमें दिमाग भी बहुत डिपार्टमेंट में उस फ्लूइड का कितना रोल है? सर बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना होता, बस जाते हैं साइड पे लोग, डिस्चार्ज बस मेजर करना होता है, वो एरिया इनटू वेलोसिटी, बस उतना का ही काम है। और बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए, गेज, पिटोट, ट्यूब वगैरह जो भी होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो बस जानना होता है, और कोई यूज नहीं है। तो आप यहाँ से ये भी जान लीजिए कि जॉब में इनका काम क्या है, क्या उतना जितना टेक्निकली आप पढ़ते हैं चीजों को, जॉब में उसका टेक्निकली बहुत यूज नहीं है। जेई के लेवल पे आगे हो सकता है, जेई के लेवल पे उस टाइप की दिक्कत आपके सामने बहुत ज्यादा नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो एक एक करके आपके डाउट्स क्लियर, मैं वो डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ जो जनरली बात नहीं होती है, ठीक है। बाकी जिन पर बात हो रही है कि मार्क्स, परसेंटेज, तैयारी की स्ट्रेटेजी, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जेई इन 3 months, बट इन वीडियोज का क्या किया जाए बताइए, क्या लगता है? नहीं सर, टाइम देना पड़ेगा। नो सर, कोई ऐसा कुछ नहीं कि कोई टाइम, हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। आप कितनी एक्यूरेसी से, कैसे कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हो, सब इस पे डिपेंड करता है। आप थोड़ा समय दो, हड़बड़ाहट के साथ नहीं, आराम से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो धीरे धीरे, उसके बाद उसके साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो, फिर चीजें अपने आप होती जाएंगी। मतलब कोई बेहतरीन स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं। मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी, बस मेरा मेन फोकस ये था कि मेरे सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉन टेक कंप्लीट किया, टेक्निकल कंप्लीट किया, रीजनिंग हुआ, ये से धीरे धीरे, और साथ साथ में करंट भी थोड़ा बहुत पढ़ती थी मैं, एक डेली मतलब पढ़ती थी थोड़ा, फिर ऐसे करते करते का बार बार उठता है सवाल, इस पर क्या वेटेज रखा जाए। मतलब चलिए बच्चे को अब एसएससी ही केवल मेंस लेता है, लेकिन मैं इंटरव्यू जब कराया तो 2 लोगों का एसएससी का ही करा दिया, बाकी डिपार्टमेंट वाले कहाँ है, या यूं कहें कि बाकी एग्जाम वाले कहाँ है। तो मैं बता दूं, यदि आप, मेरे ज्यादातर स्टूडेंट यूपी के हैं, यूपी में आप जान लीजिए कि बहुत सालों से वैकेंसी नहीं आई है। तो जो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, यदि मैं उनसे आपसे मिलवा भी दूं तो उनका एक्सपीरियंस आपके काम अब नहीं आने वाला है, क्योंकि तब पैटर्न अलग था, तब मेरिट उस टाइप की नहीं बनती थी। मैं आपको बता दूं, महीने भर में सिलेबस कवर करके पूरे जेई का सिलेक्शन दिलाने वाले लोग हैं यूपी ट्रिपल एससी में और जल निगम में जो कि लोग डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग भी 2 महीने के अंदर, फॉर्म आना और ज्वाइनिंग विद इन 2 months, फॉर्म आना, एग्जाम होना, इंटरव्यू, ज्वाइनिंग, 3 महीने में रिटायरमेंट भी हो गई थी। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, 3 महीने में रिटायरमेंट भी हो गई थी उसमें। तो इस तरह का फास्ट था वो ज्वाइनिंग, और जो भी हम लोग आए थे, न्यू आप लोग आए थे, पास हुए थे। 17 में ज्वाइनिंग हुई थी और 20 में हम लोग का भर्ती शून्य कर दी गई। रिटायरमेंट सेंस मेरा ये था कि भर्ती शून्य कर दी गई, कुछ गलत पाया गया उसमें, ठीक है। तक आई भी नहीं, फिर वो दोबारा फिर आया नहीं। तो यूपी में बहुत दिनों से एग्जाम हुए नहीं है, इस वजह से जो कैंडिडेट मिल रहे हैं वो एसएससी के मिल रहे हैं। लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों तक ऐसा रहा है, बहुत ज्यादा दिनों तक ऐसा रहा है कि एसएससी में सिलेक्शन नहीं मिलते थे, बहुत मुश्किल होता था सिलेक्शन उसमें। अब चूंकि ऑप्शन ही एक बचता है तो फिर उसमें ही सिलेक्शन ज्यादा मिलता है। तो नॉन टेक की बात कर रहे थे हम लोग, क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि प्री को अगर हम लोग आधार माने, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में तो वैसे ही एग्जाम होना है जैसे प्री होना है, तो लगभग सभी एग्जाम में मिनिमम 25% से लेके, जैसे यूपीपीसीएल वगैरह में 25% नॉन टेक, 200 नंबर के पेपर में 50 क्वेश्चन नॉन टेक के, बाकी 150 टेक के, मिनिमम 25% से लेके 50% तक नॉन टेक हर एग्जाम में होता है। ये सही है ना। बच्चे सिलेबस में पूछते हैं कि नॉन टेक में क्या पढ़ा, इसका भी कोई हम सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे सकते हैं। सब हर डिपार्टमेंट के अपने डिफाइंड सिलेबस है, कोई हिंदी पूछ रहा है, कोई कंप्यूटर पूछ रहा है, सबके अलग अलग है। एसएससी की बात करें तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इतना रहता है। तो इसका क्या स्ट्रेटेजी रहा आपका, या जो भी आपने किया?
सर टेक्निकल थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मैं 10th से थी, तो चीजें मुझे थोड़ी समझ नहीं आती थी। ध्यान दीजिएगा 10th से थी। जो बच्चे 10th वाले सवाल करते हैं कि सर जेई बन पाएंगे, तो एसएससी जेई में सीडब्ल्यूसी में जा सकते हैं। हाँ, आगे बताइए। तो ऐसा नहीं कि सीडब्ल्यूसी में, सीपीडब्ल्यूडी में भी जा सकते हैं। तो वही सर, तो मुझे थोड़ा टेक्निकल समझ नहीं आता था क्योंकि उसमें फिजिक्स था, मैथमेटिक्स था, तो ये सब थोड़ी दिक्कत होती, तो मुझे नॉन टेक थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता था। तो मैं नॉन टेक पे भी काफी टाइम दी, मतलब मैंने एक दो बार कई जगह से पढ़ा, तो मेरे पास फिर उसका नोट्स प्रॉपर बना दी। तो जब भी मैं एग्जाम देने जाती थी उससे 1 वीक पहले मैं अपने पूरे नॉन टेक का जो नोट्स था उसको रीड आउट कर लेती थी एक बार अच्छे से, और उसके बाद जो बाकी का 1 वीक जो बचे, अब उसमें फिर मैं टेक्निकल का रिवीजन करती थी। तो मतलब पेपर देने से पहले एक बार मैं अपना पूरा नॉन टेक पढ़ लेती, तो वो चीजें फिर मेरे दिमाग में रहती थी। मतलब नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम के लिए, ताकि चीजें रिकॉल हो जाए। हाँ सर, अपना सेल्फ मेड नोट्स होना चाहिए। और किसी दूसरी का नोट्स ले लिए तो क्या कोई बना बनाया दे दे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता वो उतना बेनिफिशियल है, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा। यस सर, क्योंकि समझने में जो नोट्स आपने बनाया उसमें पता होता है क्या चीज मैंने कहाँ रखी है, किसके बाद क्या है। तो अगर कुछ चीजें आपको स्किप करनी है कि चलो मेरा तैयार है, तो टू द पॉइंट आप जंप करेंगे उस चीज पर जो आपको दिक्कत दे रहा था। तो आपको अपनी नोट्स रिवीजन करने में और दूसरे की नोट्स रिवीजन करने में सीधा 5 गुना समय, मैं 1-2 गुना नहीं कह रहा हूं, 2 गुना 3 गुना, 5 गुना समय। नहीं यकीन है, मैं इनसे पूछ ऐसा रहा हूं कि मैं अनजान हूं, बट मेरा यकीन करिए मैं ये चीजें जानता हूं, इनके मोस्टली आंसर मुझे पता है, बट मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप सुने, क्योंकि आप सिलेक्टेड लोगों पर भरोसा करेंगे, कैंडिडेट आपके सामने है तो आप भरोसा करेंगे। बात समझ रही है? आकाश की रैंक कुछ लोग पूछ रहे थे, 1093 के आसपास रैंक थी, आप लोग चेक कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोले थे कि इनका रैंक क्या है, उस समय उस पर बात नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं कि देखिए नोट्स रिवीजन में दूसरे की नोट्स, अच्छा दूसरे की नोट्स से भी एक बार होता है कि गुजरे हुए हों तो शायद कम समय लगे, किसी नए कोचिंग की नई नोट्स हर बार उठा लेना, दैट इज नॉट बेनिफिशियल एट ऑल, नहीं सही। अच्छी नोट्स भी दूसरे की मिल रही हो और अपनी बनाई हुई थोड़ी खराब हो, क्या प्रेफरेंस रहेगा? नहीं सर, अपनी खराब वाली ही सही है। हाँ, जिसको आपने 2-4 बार पलटा है, आपको पता है कि हाँ ये टॉपिक इस पेज पे मिल जाएगा, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय बहुत अच्छी लिखी हुई दूसरी की बनाई हो, ठीक है, बट उसको आप 2-4 बार पलट लो, पढ़ लो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज यहाँ लिखी है, वो बेनिफिशियल है। तो मतलब कुल मिला के वो रास्ता जिसपे पता होता है कि ब्रेकर कहाँ है तो गाड़ी सही चलती है। मेरा कहने का मतलब समझिए, अपनी गली में आप तेज गाड़ी चला के भी सेफ रहेंगे, और जहाँ का आपको आइडिया ना हो वहां पे गिरने का चांस ज्यादा रहता है। तो जेई के नोट्स कभी भी, कोई भी नोट्स, लेकिन कॉम्पिटिटिव के नोट्स खास कर अपने बनाइए, जहां सिलेबस बहुत बड़ा है। लास्ट टाइम में पूरा रिवीजन थोड़ी किया जाता है, उसी पॉइंट पर फोकस किया जाता है जो वीक था, जो आ ही रहा है उसको घिसने से कोई मतलब नहीं। कुछ बच्चे एक चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, पढ़िए, बट जो नहीं आ रहा है उस पर भी फोकस करना काफी जरूरी है। इन्होंने नॉन टेक पर काफी ध्यान दिया, काफी वेटेज रहा नॉन टेक का इनकी मतलब पूरी जर्नी में, कि आपने प्री में ठीक ठाक नंबर गेन किया था नॉन टेक में। याद है कुछ कि किसमें कितना था? ये जीएस में, मेरा जीएस में 30 अबव था, 32 की 30 एबव लाना सर, 33 था, 33। इवन मेरा रीजनिंग में कम हो गया था, 32 मेरा रीजनिंग में था, जीएस में मेरा 33, मतलब आपने 60 प्लस तो उसमें ला दिया। अब आप टेक्निकल में 60 भी लाएंगे, 50 भी लाते शायद, अब आई डोंट नो कि उस समय कितनी मेरिट रही होगी, बट आप 110-20 के रेंज में जब आते हैं तो आप फाइट में आ गए आराम से। 60 नंबर नॉन टेक है, और ये नॉन टेक और टेक का जो मैं आपको सिलेबस का आंकड़ा बताऊं, फिर 1:5 का आप रख लीजिए। सही कह रहा हूँ क्या? ये नॉन टेक का सिलेबस यदि 1 हो तो पूरा नॉन टेक और पूरा टेक, तो 1 और 5 का रेशियो, 4 का रेशियो तो बन ही सकता है। 1 और 4 का रेशियो बन सकता है कि अगर 4 गुना टेक्निकल है 100 ही नंबर का, और उसका 1/4 यदि नॉन टेक पर फोकस कर दें तो भी 100 ही नंबर देके जाएगा। ऐसा ठीक है, मतलब नॉन टेक प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। तो वो एसएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम, उसमें आपको देना ही है, क्योंकि बहुत लोगों के मैंने सुना है कि सिर्फ नॉन टेक की वजह से उनका भले टेक्निकल बहुत तगड़ा है, जैसे अच्छा बहुत लोगों में कोई जो जानने वाला हो सामने रहा हो आपके, हाँ ठीक है, मेरे सामने सर ही है, इनका टेक्निकल बहुत अच्छा है, पर इनकी नॉन टेक मतलब वीक है, इस वजह से सबसे बड़ा एग्जांपल सर ही है आपके सामने। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम बदल गया, चीजें बदल गई, तो प्रायोरिटी चेंज होती हैं। एक चीज पे मैं फोकस नहीं किया हूँ। इनकी एज जानते हैं आप लोग? 21 मतलब समझते हैं 39 ईयर्स की कोर जॉब बची हुई है। तो ये कहाँ तक पहुंचेंगी प्रमोशन लेकर के, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 21 या 20 की एज में ये जॉब पाई, और इसके पहले
एक ही स्टूडेंट और था जो 2015 में UPSSC में सिलेक्ट हुआ था, उसके बाद ये दूसरा आंकड़ा मेरे सामने है कि 21 के सामने मतलब मेरे जानने वाले स्टूडेंट्स में जॉब मिल गई। वो भी बंदा यूपी मतलब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू जो पहली वैकेंसी थी उसमें हुआ था मेरे स्टूडेंट आज के डेट में। तो अब वो बहुत आगे जा चुके हैं, वो उनसे भी मुलाकात कराते। मैंने कहा ना वही प्रॉब्लम कि उस समय का पैटर्न आज के पैटर्न में थोड़ा अंतर हो चुका, बट आप लोग यदि कहेंगे तो उनसे भी मिलवा दूंगा मैं। वो उनकी पोस्टिंग इत्तेफाक था। अच्छा देखिए, इनकी भी आज यहीं से गाड़ी नहीं रही होती, ट्रेन तो ये मिलने नहीं आती हमसे। नहीं सर, सोच के आए थे कि आपसे मिलना है, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक। तो ऐसा होता है कि बच्चे अलग अलग जगह पोस्टेड हैं, जो लोग भी सिलेक्टेड हैं, तो मुलाकात करवाना मुश्किल होता है थोड़ा, बट इन लोग का आभार है कि थोड़ा समय लेकर के निकल के चले आते हैं, क्योंकि अब ये जॉब में है। पिछले 3 महीने कितने महीने? नहीं सर, सितंबर से ज्वाइन किया था। सितंबर से ज्वाइन किया था आपने, मतलब ज्यादा टाइम हो गया आपको? नहीं सर ज्यादा। अच्छा, इसी सितंबर में? इसी सितंबर में। हाँ, तो सितंबर मतलब एक महीने हुआ, 1-8 महीने। हाँ, 1-1.5 महीने। तो 1 महीने इनको ज्वाइनिंग को हुआ है। तो धीरे धीरे अभी काम को समझ रही होंगी, एक टाइम पे भी बिजी हो जाएंगी, तो फिर समय निकालना मुश्किल होता है, उम्र बढ़ती जिम्मेदारियां। तो अभी इतनी कम एज में जॉब ले लेने के प्लस पॉइंट क्या होंगे वो भी आपको पता चलेगा जब आपको, जैसे आप जब 29-30 की एज में, 28 की एज में जॉब लेते हैं सेम जॉब, तो एक दिक्कत होती है ना कि फिर तुरंत आपके पास जिम्मेदारी होती है, तो फिर लाइफ को आप अपने अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जी नहीं पाते। अब इनके पास पर्याप्त टाइम है, ये जो चाहे अपनी लाइफ में, इनको अगर विदेश यात्रा करनी हो तो कहीं पैसे खर्च बहुत नहीं करने, अपने पास है, आप ये घूम सकते हैं। तो आप अर्ली कोशिश करिए। जिंदगी के शुरुआती दौर में अगर नौकरी ले लेते हैं आप तो उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, या कोई भी काम, मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी में यदि काम करना आप अर्ली शुरू करते हैं तो उसके बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट हैं, बाकी तो जो है वो है, ठीक है ना। अब प्री मेंस में हमने बात कर लिया कि नॉनटेक का काफी वेटेज है, और अपनी पढ़ाई को आपने ज्यादातर ऑनलाइन मोड से किया और डेटा फिल्टर करके इकट्ठा किया, नोट्स बनाया और सिलेबस सीधे पूरा किया आपने अपना ऑनलाइन। फ्री वीडियोज भी देख करके नोट्स तैयार करना, फिल्टर करना बड़ा कठिन टास्क है, एक टाइम पर फटीग हो जाता है, बट एक चीजें में कंसिस्टेंसी, मतलब सर 1-1.5 सालों तक तो मतलब एकदम था कि हाँ टाइम टेबल बना हुआ था। तो कभी कभी एक टाइम पे आके मैं भी तंग आ जाती थी कि क्या है, मतलब ये दिन भर बस टाइम जब पहले वाले में नहीं हुआ था तब भी मेरी बात आपसे हुई थी। जब पहले वाले में नहीं हुआ एसएससी में, इसी में, तब भी मेरी बात हुई थी, फोन आया कि सर, मैंने किया था शायद, नहीं सर वो बताने के लिए आपको की थी शायद, आपके या फिर मैं की थी, मुझे याद नहीं है, कि सर इतना मार्क्स है। नहीं, मेरा हो गया है, मतलब वो मेंस के लिए मैं क्वालिफाई हो गया। मेंस के लिए, लेकिन मेंस में नहीं हुआ था। तो मेंस हो गया था सर, वो भी हो गया। फाइनल मेरिट डीवी भी गई थी मैं देने 19 का, उसमें फाइनल मेरिट। मतलब ये देखिए कि एसएससी का इन्होंने डीवी तक पहुंची थी एक में, और वहां से फाइनल मेरिट में नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपका जो उसमें हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए, तो ये जर्नी काफी इंस्पायरिंग है। बहुत ज्यादा समय लिए बिना इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जो आपको समझने की जरूरत है। अगर आप गहन कर लें तो देखिए, स्ट्रैटेजी बताना तमाम वीडियो पड़ी हूं, मैं ही बना के दे दूंगा, इन्हीं लोग के एक्सपीरियंस से बनाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूं, मैं जानता हूं, ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन है। कई बच्चों से पर्सनल लेवल पे बातें ऐसी होती कि वो एक एक बात मुझसे शेयर करते हैं कि सर ये हुआ, ऐसे डिप्रेस हुए तब भी बात किए। इनसे तो बहुत ज्यादा मेरी बात हुई भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिप्रेस हुए, नहीं सिलेक्शन हो रहा, तब भी हमारी बातें लंबी चली कि सर क्या करें, कैसे करें, परेशानी में भी बात की है। सर डिप्रेस ज्यादातर उस केस में बच्चे होते हैं जब वो बाहर जाके रहते हैं। मैं हमेशा से अपनी फैमिली के साथ ही रही, तो जब भी थोड़ा ऐसा लगता था तो मेरी फैमिली थी मुझे सपोर्ट करने के लिए। घर रह के तैयारी हो सकती है, प्लस पॉइंट, घर रह के भी तैयारी हो सकती है। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। बिल्कुल सर, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए, बहुत 8 घंटे वाला कंसिस्टेंट नहीं सर, बीच बीच में कभी हो जाता था तो ठीक है, वो गया तो कोई बात नहीं, फिर उसके आगे फॉलो करो। ये नहीं बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था मेरा कि हाँ ठीक है अब नहीं हुआ तो जितनी आसानी से उन्होंने बोला कि 1.5 साल तक तो टाइम टेबल फॉलो हो जाता है, 1.5 महीने आप लोग का नहीं होता है, दिक्कत यहाँ है। तो उसमें 1.5 साल मैंने किया ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं कि एकदम कंसिस्टेंट था, वो बीच बीच में थोड़ा बहुत कभी कभी 1-8 घंटे इधर उधर मिस हो गया, कहीं आना हो गया, कोई आ गया हमारे यहाँ, कभी मेरा मन नहीं किया, तो थोड़ा बहुत वो बीच में चलता है। इससे बहुत डिप्रेस नहीं होना चाहिए। सारा उतार चढ़ाव करने के बाद भी सब ठीक है। मतलब आपको अपना मेन मोटो एक सेट कर लेना है, कभी इधर उधर घूम जाओ तो फिर वापस वहीं आ जाओ, मतलब गिरना बड़ी बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, वो पता रहे। क्योंकि सर इंसान रोबोट तो है नहीं, ह्यूमंस लाइफ है, तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं लोगों के बीच में। आई होप बहुत सारी
ऐसी बातें क्लियर होंगी जो स्ट्रेटेजी से हटके हमने बातें करी, जो जो आपके पास प्रॉब्लम एक्चुअली आप फेस करते हैं उस पर भी हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आपने रिवीजन प्रैक्टिस के बारे में बात की, रिवीजन के लिए कोई बुक रिकमेंड करेंगे? अच्छा, बच्चे एसएससी जेईई की बुक पूछते हैं, सर एसएससी जेईई के लिए कौन सा बुक लें? एसएससी जेईई के लिए कोई बुक आती है क्या? सर मैंने तो बस बेसिक्स कुछ जो पहले खुरमी थी, सर लोगों ने सजेस्ट किया खुरमी, ये सब तो प्रैक्टिस के लिए बुक हुआ ना, कि कोई ऐसा है कि जो सिलेबस पढ़ाया हो? नो सर, सिलेबस नहीं कहीं पढ़ाया है। एसएससी के सिलेबस को कवर करने ढूंढ के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब या तो आप टेक्स्ट बुक लें और रेफरेंस बुक लें लंबी लंबी और उसको फिल्टर करें, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया कि वो किताबें आप पढ़ रहे हैं बैठ करके। एसएससी जेईई में आपको बहुत बेहतर होगा कहीं से भी क्लास ले लें, ऑनलाइन ऑफलाइन, भैया हो दीदी हो कहीं से भी क्लास ले लें, बट उसका ऐसा नहीं कि कोई किताब है। हाँ, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए तमाम किताबें, प्रैक्टिस के लिए तमाम किताबें। तो प्रैक्टिस के लिए क्या लग रहा है, कौन सी किताब रिकमेंड अभी की इस मुझे लगता है वो यूथ वाली जो बुक थी तो आप वो बेनिफिशियल रही। बाकी ऑनलाइन कई सारी मतलब टेक्स्ट बुक है, मैं ग्रेड अप पे भी क्वेश्चंस किया करती थी थोड़े बहुत जो मेरे लेवल के थे, क्योंकि उसमें तो गेट की ज्यादा रहते हैं, गेट के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो ग्रेड अप है, टेक्स्ट बुक है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराते हैं क्या, कि मतलब टेस्ट अच्छे अच्छे उस पे एनालिसिस भी, और आप धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। पहले तो बहुत सारी एरर थी ना एप्लीकेशन में, अब वो भी ठीक कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन आर बेनिफिशियल, उसमें रैंक पता चलती है, बच्चे बहुत सारे एग्जाम देते हैं, तो आप अपनी स्थिति भी उसमें क्या करते हैं जान सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपने ये सब यूज किया था। बाकी मैं ये कहूँ तो ठीक रहेगा क्या कि अगर कोई बच्चा एसएससी के प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किया, प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं ये कहूँ एक चीज कि अगर बच्चे को पढ़ना है और किताब जैसी कोई चीज दिमाग में आ रही है, तो डिप्लोमा की किताबें वो ठीक से पढ़ ले, ये सही है? हाँ सर, डिप्लोमा बेसिक के लिए मतलब 60 to 70% तो एसएससी की बातों से हो जाती है, आइडिया मिल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है आगे चल के, ये तो फिर उसके बाद आप फिल्टर करना सीख जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डिप्लोमा के सिलेबस को ठीक से पढ़ा गया हो, या कोई बात जैसे टीचर हर जगह नहीं, 3 साल की किताबों की सारी जानकारी कोई भी कोचिंग आपको 1 साल में नहीं दे सकती है। तो अंतर क्या है? अंतर ये कि आप डिप्लोमा की किताबों को अगर अपना हथियार बनाएं तो आप फाइट में आ जाएंगे, सिलेक्शन नहीं फाइट में आ जाएंगे। और फाइट में आने के बाद जो एक फाइनल पुश होता है वो आपको कुछ कंटेंट किसी कोचिंग का आप ले लिए हो, कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो आपको तो फिर कुछ जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन यदि कहीं से फिल्टर कर रहे हैं मटेरियल, तो डिप्लोमा की किताबें आपको बेस क्लियर करा देंगी, फिर फिल्टर करने में आप सक्षम हो जाएंगे और उसके बाद आप खुद जर्नी तय कर लेंगे। उसके बाद खाली कंसिस्टेंसी से लगे रहना पड़ेगा, यही चीज ना। और भी साथ में जो एग्जाम्स होते हैं उनके भी पेपर देखते हैं कि किस बेसिस पे पेपर कैसे, पैटर्न क्या है, वो सब भी काफी हेल्पफुल होती है। तो ये सब हुआ, और हम ये मान लेते हैं कि 1 साल की तैयारी या 1.5 साल की तैयारी यदि कंसिस्टेंसी के साथ हो तो किया जा सकता है। जबकि सिचुएशन खराब हो, वैकेंसी में कमी थी, फिर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है आराम से, आपके सामने प्रमाण है। 19 के बाद देखें स्थिति तुरंत खराब हो गई थी 20 में। हाँ सर, बहुत लोग मेरे साथ के कोविड की वजह से उनका बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, जबकि अच्छा आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो इलाहाबाद चले गए होंगे तैयारी करने के लिए, तो उसमें से क्या लगता है आपको रिग्रेट है ना जाने का? नो सर, कोई रिग्रेट? मेरा मन भी नहीं करता था इलाहाबाद जाने का। मैं सोचती थी कि मुझे मेंस के लिए भी ना जाना पड़े इलाहाबाद, मेरा यही से हो जाए तो वीडियो में मैंने बताया था कि मेंस की प्रैक्टिस के लिए आप जरूर चले जाइए, मैंने पिछली वीडियो में रिकमेंड किया था। लेकिन एक एग्जांपल फिर सामने आया, देखिए मेरा ही जो कह लीजिए कि एक व्यू है वो चेंज करता हुआ कि मेंस भी घर से हो जाना, रिटर्न की प्रैक्टिस भी खुद से कर लेना। यस सर, शायद कुछ कॉपी लिख के भेजी थी आप हमको मेंस की। यस सर, मैंने बोला था कि टाइम के अंदर लिख के भेजिए, फिर 1-2 शायद मिस्टेक मिली हो कि मैं चेक करके बता दूंगा कि क्या दिक्कत है या क्या ठीक करने वाली चीज है, थोड़ा बहुत हेल्प। अच्छा, ये केवल मेरी हेल्प नहीं है, कहीं से इन्होंने पेपर कलेक्ट किया, शायद 1-2 पीडीएफ मैंने भेजी थी कि इससे आप इसको तैयार करिए, ये सब थोड़ा है। मतलब कहने का ये है कि यदि आपके अंदर, मैंने कहा ना कि जब एक लाइन बोलने जा रहा हूं, थोड़ा इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा समझ पाएंगे कि जब पोटेंशियल हाई हो ना तो बिना कंडक्टर के फ्लो हो जाता है। बात समझ आ रही है? जब पोटेंशियल हाई हो तो बिना कंडक्टर के भी फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर कहानी वही है, तो पोटेंशियल हाई हो तो बिना कंडक्टर के फ्लो हुआ है, कोई माध्यम की जरूरत नहीं है आपको। यदि आपका पोटेंशियल हाई है तो होगा, सब हो जाएगा। जब मैं सोची कि हाँ ठीक है अभी फ्री हो गया, मेंस के लिए मुझे जाना है, वो मेरी किस्मत ऐसी थी कि हर बार कोविड आ जाता था। 19 में भी कोविड आया, 20 में भी कोविड आया। कोचिंग स्टार्ट हुई तो सिर्फ 1 महीने के लिए, उस 1 महीने में जाके मैं वहाँ पे अगर सिलेबस पढ़ती, फिर मैं अपना सेल्फ प्रिपरेशन नहीं कर पाती। मतलब माइंडसेट भी नई जगह पे जाने पे चेंज होता है, फिर लगता है कि कुछ दिन तो डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ नई जगहों पे जाने पर। और जिस सिटी का मैं नाम लिया हूँ, सिटी बड़ी अच्छी है, लेकिन जहाँ कोचिंग चलती है उसका माहौल बड़ा
मतलब बहुत ही कंजस्टेड एरिया, हाँ सर बिल्कुल। रूम की प्रॉब्लम, रहन सहन, इसी वजह से मैं वहां नहीं जाना चाहती थी कि हाँ। हाँ मेरी अगर घर से ही सब कुछ पढ़ाई हो जाए कंप्लीट तो बेटर है, मैं यही चाहती थी। मेन सी कॉपी में टाइम मैनेजमेंट, आपने टाइम को देख करके पेपर दिया कि मैं कितना कर पाई खुद से, ये किया था आपने? सर टाइम मैं डिवाइड कर ली थी कि इस क्वेश्चन को मुझे इतना टाइम देना है, अगर वो नहीं हुआ तो उसको मैंने स्किप किया, ठीक है वो छोड़ो, आगे का करते हैं। ये मतलब देख लीजिए कि अगर आप पेपर देने से पहले एक बार पेपर दे चुके हो तो कितनी आसानी हो जाती है चीजों में। पेपर देने से पहले यदि पेपर दे चुके हैं तो कितनी आसानी हो जाती है, ठीक है ना। तो आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन मैंने रखे, और मिस्टेक पर मैं इनसे बात नहीं करूंगा क्योंकि मिस्टेक हुई नहीं है। मुझे लगता है कि तैयारी का इस खराब दौर में इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता था, मुझे जहां तक लगता है यही बेस्ट है। यही बस इतना कर लीजिए कि आप एनी हाउ अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस सिलेबस के साथ साथ करिए, उसके बाद के लिए मत छोड़िए। बिल्कुल नहीं सर, बाद में हो नहीं पाता है, बाद में नहीं हो पाएगा, साथ में करने से भी पता चलता है कि सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, कितनी अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस आता है ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो लगता है कि हाँ हमसे हो रहा है। हाँ, तो आप लोग को आई होप आपके लगभग सवालों के जवाब मिले होंगे। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि CWC में आपका जो आपका है उसमें मेडिकल में तो कोई ऐसा आता नहीं, BRO में मेडिकल इशू भी हुआ? मेडिकल इशू कोई बहुत आराम से नॉर्मल मेडिकल हो गया, ठीक है ना। अब आप खैर इसका बहुत बार जवाब हो चुका, बट मेरे से कितना, या फिर CTS तो उस समय प्लेटफॉर्म बना नहीं था, ठीक है ना, सिविल टेक सॉल्यूशन उस समय नहीं था, लेकिन मुझसे मिलके आपको क्या ही एक्सपीरियंस मिला या क्या? सर मुझे आपके पढ़ाने का वे जो है बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप बोरिंग बिल्कुल नहीं फील होता है आप जब भी पढ़ाते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता रहता है तो इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब आपसे अगर 2-4 घंटे भी कंटिन्यूसली पढ़ना हो तो लगता नहीं कि हाँ बहुत कुछ पढ़ा है, मतलब हेडेक नहीं होता है, हाँ आसानी से हो जाती है। मतलब वे ऑफ एक्सप्लेनेशन टीचिंग ये बहुत अच्छा है आपका। तो बाकी अब पढ़ाई के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इनकी मेहनत, मतलब मेरा उसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है, कुछ दिनों का इंटरेक्शन था, बीच बीच में जो इन्होंने जो भी मुझसे कहा, कॉपी देखना या ये चीजें, तो मैं बस एक समझ सकते हैं कि गाइड के तौर पे बस रह गया था, टीचर के तौर पे बहुत ज्यादा हमारा रिलेशन नहीं रहा। फोन पे जितना हो पाया उतना ही हम लोग ज्यादा इंटरेक्शन रहे, फोन है, व्हाट्सएप है, क्या करें इसका जवाब दे दिए जो मेरे पास अनुभव रहा, ठीक है ना। तो मेरे फ्रेंड्स लोग का काफी सपोर्ट था, फ्रेंड्स लोग इनके जो हैं जो बाहर तैयारी कर रहे थे उनसे इनको आइडिया लगता रहा कि इनको आइडिया लगता रहा कि भाई कि वहाँ क्या हो रहा है, मतलब कंपैरिजन बड़ा जरूरी है ना। यस सर, इससे मुझे बहुत ये होता था कि मैं यहाँ थी, वो मेरे फ्रेंड मुझे बताते कि हाँ यहाँ पे ऐसे पढ़ाई हो रही है, ऐसे कर रहे, तो मेरे दिमाग में ये था कि यार वो लोग इतना पढ़ रहे हैं तो मुझे और मेहनत करनी है, तो उससे मेरे अंदर थोड़ा मोटिवेशन आता था कि मुझे और मेहनत करनी है। तो अभी क्या लगता है फ्रेंड्स वगैरह में अगर रैंकिंग की जाए आपकी, वैसे तो बहुत अच्छी बात नहीं है, कहाँ है आप? बाकी जो दोस्त चले गए मेरे जो अभी ग्रुप में है तो अभी तो फिलहाल सिर्फ मैं ही हूँ, और केवल एक और है, एक लोग यूपीपीसीएल में एक और है, यूपीपीसीएल में एक सिलेक्शन है इनके ग्रुप का। और आपको एक चीज बता दूं कि गोरखपुर के बच्चे डिप्लोमा के अच्छे बच्चों में काउंट होते हैं, मैं आपको ये बता दूं, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये लोग अच्छे बच्चों में काउंट होते हैं। उनमें से घर रह के तैयारी करके सिलेक्शन ले लिया गया, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वहां गए और अभी तक नहीं ले पाए होंगे। तो सबकी अपनी जर्नी है, एक नया अनुभव आपको सुनने को मिला। कैसा रहा, आपको कैसा लगा इंटरव्यू, उसको कमेंट्स में डालिए। बाकी कुछ नए सवाल एराइज हुए हो तो वो भी डालिए, अगर आपके सवाल होंगे तो खुशबू जी खुद रिप्लाई कर देंगे उसका कमेंट में डायरेक्टली, या फिर मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको। और हो सकेगा तो कुछ ऐसी चीजें नहीं तो नेक्स्ट इंटरव्यू में इंक्लूड कर लिया जाएगा। खुशबू जी अगर कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको कंसिस्टेंट होके उस सब्जेक्ट को पूरा कवर करना है, जितने भी सब्जेक्ट है उसके उसको पूरा कवर कर लो, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। बस ये नहीं कि हाँ एक महीने में आए पढ़े, कोई बहुत विशेष स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सिलेबस खत्म करो, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, ठीक है ना। इसी के साथ इंटरव्यू को विराम देते हैं। अब नेक्स्ट इंटरव्यू जब होगा तो मिलेंगे आपके नए सवालों के साथ, नए लोगों के साथ और उनकी नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।